हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं नंबर सिस्टम, चैप्टर नंबर सिस्टम है और हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल टीयर 1 2024 के नंबर सिस्टम के जितने भी सवाल आपके एग्जाम में आए थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर उसे देखिए। हमने कॉन्सेप्ट के साथ साथ मतलब क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया है। अब इसी कड़ी में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 के नंबर सिस्टम के सभी सवाल। चलिए भाई, पहले तो सवाल की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 3, 5 एंड 7 लीव्स द रिमाइंडर 2, 1 एंड 3 रेस्पेक्टिवली एंड द लास्ट कोशेंट इज 3। तो कह रहा है वह संख्या ज्ञात करो जिसे जब 3, 5, 7 से सक्सेसिवली डिवाइड किया जाए तो जो रिमाइंडर है वो 2, 1, 3 मिलना चाहिए और जो लास्ट आपका कोशेंट है, अंतिम भागफल, वो क्या है? 3 है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, देखिए आप। मैं पहले डिटेल बताता हूं आपको कैसे हम इस टाइप के सवालों को कर सकते हैं, फिर एग्जाम में कैसे करना है उस पर बात करेंगे। देखिए, कह रहा है एक संख्या को क्रमिक 3, 5 और 7 से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 3 से डिवाइड करते हैं, फिर 5 से डिवाइड करता हूं और फिर 7 से डिवाइड करता हूं। तो रिमाइंडर क्या बचता है? यहां बचता है 2, यहां बचता है 1 और यहां बचता है 3। और कह रहा अंतिम भागफल 3 है, यानी कोशेंट कितना है? 3, यानी ये 3 बार गया है। तो अगर मैं ये वाला नंबर निकालूं, यहां क्या होगा? डिविडेंड क्या होगा? तो ये हो जाएगा 7 या 21 और 21 और 3 24। तो यहां आ जाएगा 24। अब ये जो 24 है ये इसके लिए किसका काम करेगा? ये इसके लिए कोसेंट का काम करेगा। तो 24 पंजे 120 और एक 121। तो यहां जो डिविडेंड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 121। अब ये 121 इसके लिए कोसेंट का काम करेगा, भागफल का काम करेगा। तो 121 की 3 में गुणा करूंगा तो 12 या 36, 363। और ये कितना हो जाएगा? 363। तो यहां आ जाएगा, लेकिन प्लस में कितना है भाई? 5 देखो, 24 पंजे 120, 120 प्लस एक रिमाइंडर जोड़ देंगे 121। तो 3 की 121 में करूंगा 362, सॉरी 363। तो 363 प्लस 2 रिमाइंडर है, तो ये आ जाएगा 365। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 360। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां से जो मेरा डिविडेंड निकलेगा, जो भाज्य निकलेगा, वो इसके लिए किसका काम करेगा? कोसेंट का काम करेगा, उससे पहले वाले के लिए। सक्सेसिवली में यही होता है। इस सवाल को और आप कैसे कर सकते हैं जल्दी से, वो भी मैं तरीका बताता हूं, लेकिन क्या ये बात समझ आई क्या? देखिए, अगर यही सवाल आपको एग्जाम में करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, बात समझेंगे। कह रहा है कि जब 3, 5 और 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्रम से जो रिमाइंडर है वो 2, 1 और 3 मिलता है। और जो लास्ट डिविडेंड, जो अंतिम भागफल है, कोशेंट जो है मेरा लास्ट में, वो कितना है? 3। अगर यहां कोशेंट नहीं देता लास्ट वाला तो मैं आपको यहां क्या मानना पड़ता? 1 मानना पड़ता। लेकिन क्योंकि इसने दे रखा है तो फिर कैसे करेंगे, देखिए। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21 और 3 24, इसको यहां रख देंगे। इसकी इसमें गुणा करेंगे, 24 पंजे 120। इसको देखिए, यहां मल्टीप्लाई होगी, इसको ऐड करेंगे, 7 या 21, 3 24। यहां मल्टीप्लाई होगी 24 पंजे 120 और यहां एक ऐड कर देंगे 121। यहां मल्टीप्लाई होगी 121 गुणा 3, 363। 363 और 2 ऐड कर दूंगा, ये आ जाएगा 365। यानी ये जो नंबर था इनिशियली, ये कितना था? ये 365 था। ये आपको एग्जाम अप्रोच रखनी है इस टाइप के सवालों में, और ऐसे बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं मेरे बच्चों, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। दोबारा समझा देता हूं, 3, 5, 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2, 1, 3 है, लास्ट क्वोशिएंट 3 है। अगर यहां कुछ ना देता तो 1 मानता। 7 या 21 इन दोनों की गुणा करता हूं, ये ऐड कर देता हूं जो रिमाइंडर होता है। 7 या 21, 3 24, 24 पंजे 120, एक 121, 121 गुणा 3,
363 और प्लस 2 365। तो जो मेरा शुरू में नंबर था, इनिशियली नंबर, वो 365 था। क्या क्लियर है? क्या आपको ये बात समझ आई क्या? अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। जो एग्जाम में अप्रोच है वो ये है। आप चाहते तो ऑप्शन से भी कर सकते थे, लेकिन उसमें टाइम लगता है, इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा सी माइनस बी का वह न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिससे 7 अंकों की संख्या, ये नंबर दे रखा है, इसे 12 से डिवाइड करना है। अगर ये 12 से डिवाइड होगी और नंबर दे रखा है 1738B9C, और 12 का मतलब कितना है? 12 का मतलब है 3 × 4, यानी अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो वो 3 और 4 दोनों से भाग जाएगा। तो सबसे पहले 4 की डिविजिबिलिटी देखती है। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। फिर हमें 3 से चेक करना पड़ेगा। 3 की क्या डिविजिबिलिटी होती है? अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। पहले हम 4 से चेक करते हैं। लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4, तो ये 9 दे रखा है। सी की वैल्यू क्या रखूं कि 4 से चला जाए? तो मुझे पता है 23 चौक 92, तो इस 90 वाली रेंज में कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड होगा? 92। फिर अगर इसमें मैं 4 और ऐड कर दूंगा तो 96 आएगा, वो भी 4 से डिविजिबल होगा। अगर मैंने यहां 4 और ऐड कर दिया तो ये 9 वाली रेंज चेंज हो जाएगी, लेकिन मुझे तो यहां 9 रखना है। तो क्या करूंगा मैं? और कुछ ऐड नहीं करूंगा। तो यानी सी की 2 वैल्यू आ गई, और सी की 2 वैल्यू हो गई कौन कौन सी? एक तो 2 और एक 6। अब मैं 2 वैल्यू रखूंगा तब बी की वैल्यू निकालूंगा 3 से डिविजिबिलिटी लगाकर, और 6 रखूंगा सी की वैल्यू तब भी डिविजिबिलिटी लगाकर बी की वैल्यू निकालूंगा। तो मैं इस नंबर को पूरा कर लेता हूं। तो ये है 1738B92, और ये हो गया 17389B2 B96। अब मुझे क्या करना है? सी माइनस बी की क्या निकालनी है? मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। तो मुझे पता चल गया सी की वैल्यू 2 और 6 है। जब सी की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू क्या आएगी? जब सी की वैल्यू 6 है तब बी की वैल्यू क्या आएगी? तो क्या करता हूं, इसको सिंपलीफाई, 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूं। 9 खत्म। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? जहां भी 3 और 3 के मल्टीपल मिलेंगे उनको हटा देंगे। ठीक है भाई। 8 और 1 9 खत्म। 7 और 3 10 और 2 12। 12 भी मतलब पूरा पूरा जा रहा है, यानी यहां जो वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी। यहां जो वैल्यू आ जाएगी वो 0 आ जाएगी। यानी जब सी की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो सी माइनस बी कितना हो जाएगा? यहां 2 हो जाएगा भाई। सी माइनस बी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन जब मैं सी की वैल्यू को 6 रखता हूं तब बी की वैल्यू कितनी आ रही है? देखिए 9 खत्म, 6 खत्म, 3 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, ये आया 7। तो यहां कितनी आ गई वैल्यू? 2। तो जब मैंने सी की वैल्यू को 6 रखा था तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 4। तो उसने कहा था सी माइनस बी की मिनिमम वैल्यू बतानी है, फाइंड द लोएस्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो सी माइनस बी की 2 वैल्यू है 2 और 4, लेकिन मुझे तो लोएस्ट निकालनी थी। इट विल बी 2। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी आपको करना क्या था? पहले 4 से डिविजिबिलिटी लगाकर सी की वैल्यू निकालनी थी। सी की 2 वैल्यू आ गई। फिर 3 की डिविजिबिलिटी लगाकर बी की वैल्यू निकालनी थी। फिर मुझे सी माइनस बी करना था, तो जिसमें कम वैल्यू आएगी वो वाला आंसर हो जाएगा। तो कम वैल्यू आ रही है 2, तो करेक्ट आंसर है 2। क्या क्लियर है क्या भाई? जिन बच्चों ने 3 और 4 का डिविजिबिलिटी पढ़ रखा है, देखिए जब मैंने सीजीएल के क्वेश्चन डिस्कस कराए थे तो एक एक कॉन्सेप्ट को बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था हमने। अब वही सेम कॉन्सेप्ट आ रहे हैं तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे। कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा तो फिर पूरा डिटेल में टाइम लेंगे, लेकिन जब सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं तो उनको आप स्पीड से करें फिर, क्योंकि कॉन्सेप्ट पहले ही कर चुके हैं। किसी संख्या को 2 3 5 से भाग देने पर इतना प्राप्त होता है, अगर इनसे डिवाइड करूंगा तो सभी शेषफलों का योग क्या होगा? सेम सक्सेसिव रिमाइंडर का क्वेश्चन है, तो वही काम करेंगे जो मैंने आपको एग्जाम अप्रोच बताई थी कि 2 से, 3 से, 5 से और 7 से जब डिवाइड करूंगा तो मेरे भाई जो रिमाइंडर है वो क्या क्या मिलेंगे देखना एक बार। वो मिल रहा है 1 4 0 और 5, क्योंकि देखिए यहां लास्ट क्वोशेंट नहीं दे रखा आपको, अंतिम भागफल नहीं दे रखा। तो मैंने कहा था इस वाले केस में क्या मान लेंगे? इस वाले केस में 1 मान लेंगे। अगर कुछ देता तो वो लिखता, कुछ नहीं दे रखा तो 1 मानूंगा। तरीका क्या था? इसकी इसमें गुणा करूंगा, ये ऐड कर दूंगा। साथ ही करना 7 5 12,
इसकी इसमें गुणा करूंगा 12 पंजे 60 0 60, फिर इसकी इसमें गुणा करूंगा 6 18 180 और 4 184, फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, भाई इसको ऐड कर दूंगा 6 18 180 और 4 184, फिर ये आगे 184 की 2 में करूंगा और 1 ऐड कर दूंगा, तो मेरे भाई हो जाएगा 8, 2 से गुणा करने पर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 268, सॉरी 4 की 2 में करूंगा 8, 8 की 2 में करूंगा 16 का 6 कैरी लगा 1, 2 की 1 में करूंगा 2 लेकिन 1 कैरी है 368, लेकिन रिमाइंडर बने इसको भी तो ऐड करना है, तो 368 प्लस 1, तो मेरा जो इनिशियली नंबर था वो था 369। अगर इस सवाल की तरह पूछता आपसे कि नंबर क्या है वो, तो नंबर जैसे यहां 365 आया था ऐसे ही नंबर यहां क्या आ जाता 369, लेकिन हमसे क्या किया इसमें कुछ चीज आगे भी पूछ ली। आगे क्या पूछा कि जब इस नंबर को 7 5 3 और 2 से सक्सेसिवली डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर मिलेंगे उन सबका सम क्या है। आपसे ये भी पूछ सकता था रिमाइंडर किस क्रम में मिलेंगे, लेकिन आपसे पूछा जितने रिमाइंडर मिलेंगे उनका सम बताइए, तो अब मुझे वही करना है 369 से डिवाइड करूंगा इनको, 7 से, फिर 5 से, फिर 3 से, फिर 2 से। तो देखो भाई रिमाइंडर लिखने हैं मुझे, रिमाइंडर लिख लेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 पंजे 35, 1 बचा, 7 दूनी 14, 5 बचा रिमाइंडर। यहां पहला रिमाइंडर आएगा 5, 5 से करूंगा 10 बार, 2 बचेगा रिमाइंडर, 3 से करूंगा 3 बार, 3 3 9, 1 बचेगा रिमाइंडर, और 2 ही करना 2, 1 बचेगा रिमाइंडर। तो इन सबका सम अगर पूछता रिमाइंडर किस क्रम में मिलेंगे तो 5 2 1 1, लेकिन आपसे ये भी नहीं पूछा, आपसे पूछा सम बताओ, तो 5 2 7 1 8 और 1 9, तो जितने भी रिमाइंडर होंगे उन सबका सम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। जो सवाल नंबर 1 था वो सेम था, बस उसमें केवल यहां तक कर पूछा था आपसे। अब पूछा है कि इस नंबर को जब 7 5 3 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर किस क्रम में मिलेंगे और जो मिलेंगे उनका सबका सम क्या है, तो सबका सम कितना है 9 होगा भाई सबका। तो बिल्कुल सही है ये कि करेक्ट आंसर आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसको ट्राई करिए आप एक बार। एक निश्चित संख्या को 304 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर इतना बचता है, तो उसे 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है, फिर भी एक बार रिपीट कर दूंगा, लेकिन आप ट्राई करिए एक बार कि आपका आंसर क्या आ रहा है। देखिए मेरे बच्चों कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बता रखा था जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो इसे बोलते हैं डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं वो होता है डिवाइजर, जितनी बार भाग जाता है उसे बोलते हैं कोशेंट, और यहां बचता है रिमाइंडर। जैसे मैं बोल देता हूं कि 15 को 4 से डिवाइड करो आप, या 6 से डिवाइड करो, तो 6 2 जा 12, कितना बचेगा 3, तो ये डिविडेंड है, जिससे डिवाइड किया ये डिवाइजर है, जितनी बार गया वो कोशेंट है, और ये है रिमाइंडर। ये कोशेंट है, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, और ये क्या है रिमाइंडर। और मैंने बता रखा है आपको डी डी इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू प्लस आर होता है, यानी भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस सवाल को मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं, अभी एग्जाम में कैसे करना है उस पर भी बात करेंगे। 5 सेकंड का ही क्वेश्चन है, 5 सेकंड का भी नहीं, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम एक बार, क्योंकि ऐसा सवाल ये पहली बार आया है, तो इसको पूरा डिटेल में सोच देख लेते हैं। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये चीज होती है, ये आपको ध्यान रखना। मैंने एग्जांपल की हेल्प से आपको समझा दिया। डिविडेंड को मैं शॉर्ट फॉर्म में डी डी लिखूंगा, डिवाइजर को डी, कोशेंट को क्यू, और रिमाइंडर कितना होगा आर। अब देखिए अगर मैं इस सवाल को डिटेल करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा। सवाल कह रहा है कि एक निश्चित संख्या को 304 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचता है, 43 बचता है रिमाइंडर। तो अगर उस संख्या को 16 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। मैंने मान लिया बेटा कोई नंबर है n, उसको 304 से डिवाइड किया तो 1 बार 2 बार 3 बार कितनी बार तो जाएगा, तो मैंने मान लिया k बार जाता है। तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करता हूं डी डी प्लस क्यू को, तो n की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों की गुणा,
देखिए ये 15 कैसा आया था, ये 15 कैसे आया था, इन दोनों की गुणा में क्या जोड़ दिया था ये, यानी इसकी वैल्यू निकालनी हो तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, डिवाइजर और डिविडेंड, डिवाइजर और कोसेंट की प्लस रिमाइंडर को जोड़ दो, तो देखो 6 दूनी 12 प्लस 3 15 हो गया। अगर इस n की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा 304k प्लस इसे जोड़ दूंगा 43 को, यानी वो जो नंबर है वो 30k प्लस 43 की फॉर्म का होगा। अब कह रहा अगर इस नंबर को किससे डिवाइड कर दिया जाए 16 से तो रिमाइंडर क्या होगा, तो इसको 16 से डिवाइड करना है। अब एक बात बताओ, मैंने आपको बता रखा है कि a प्लस बी अपॉन सी का रिमाइंडर क्या होता है, a अपॉन सी का रिमाइंडर प्लस b अपॉन सी का रिमाइंडर, बताओ यस और नो। तो मेरे भाई जब आप इस 304 को 16 से डिवाइड करोगे तो देखना एक बार, 16 का ना 16 कितना बचा, 14 बचा और 16 नंबर 144, यानी जब मैं इस 304 को 16 से डिवाइड करूंगा तो यहां रिमाइंडर कितना बचेगा 0। यानी मेरा जो क्वेश्चन डिपेंड करे, मेरा जो आंसर डिपेंड करेगा वो केवल इस 43 पे डिपेंड करेगा कि इस 43 को 16 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आ रहा होगा, क्योंकि यहां तो रिमाइंडर 0 है। तो 16 दूनी 32 और 11 43, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11, यानी 43 को 16 से डिवाइड करना था, आंसर आ जाता 11। तो क्या इस सवाल में इतना सब कुछ करना पड़ेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे सवाल का आंसर आप बिल्कुल 5 सेकंड में निकाल सकते हैं, उससे भी कम वक्त लगता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है। एक बार आप इस बात का स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर मैं आपको बताता हूं एग्जाम में इस सवाल को कैसे करना है। देखिए अगर ऐसा सवाल आपका एग्जाम में आ जाए कि एक नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर ये बचता है, जैसे लिखा 304 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 43 बचता है, तो 16 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा। तब सबसे पहले हम ये देखेंगे ऐसे केस में 99% केस में क्या होता है कि ये जो नंबर है ये इससे पूरा पूरा डिवाइड होगा। देखो 304 16 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो आप कहोगे बिल्कुल 16 के ना 16 कितना बचा 4 बचा 14, 16 नंबर 144, तो ये आ गया 19 टाइम जाता है। इसका मतलब यहां रिमाइंडर कितना है 0 है, यहां रिमाइंडर कितना है 0। इसका मतलब अगर ये 304 इस 16 का डायरेक्ट मल्टीपल है, तब आपको क्या करना है, जो रिमाइंडर बचा है केवल उसको 16 से डिवाइड करके आपको रिमाइंडर निकालना है। इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको डिटेल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने देखा कि 304 16 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, इसलिए मेरा जो आंसर डिपेंड करेगा वो 43 पे डिपेंड करेगा। तो 43 को 16 से डिवाइड करके रिमाइंडर देख लेंगे, 16 दूनी 32 और 11 43, यानी 11 बचेगा, मेरा आंसर हो जाएगा 11। इस कॉन्सेप्ट में एक सवाल बोलता हूं, आपको 2 सेकंड में आंसर बताना है। ये सवाल बोल रहा है कि किसी नंबर को 66 से डिवाइड करने पर, किसी नंबर को 66 से डिवाइड करने पर 36 रिमाइंडर बचता है। कितना रिमाइंडर बचता है 36। तो अगर उस नंबर को 11 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा बताओ। अगर किसी नंबर को 66 से डिवाइड करने पर 36 रिमाइंडर बच रहा है, तो 11 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बचेगा। 1 सेकंड है आपके पास, बताइए। तो मेरे बच्चों आपने देखा कि ये जो 66 है ये इस 11 से पूरा पूरा जाता है, इस 11 का मल्टीपल है ये, यानी मेरा जो आंसर डिपेंड करेगा वो इस 66 पे नहीं, वो केवल रिमाइंडर पे डिपेंड करेगा। यानी दोबारा समझाता हूं, 66 से डिवाइड करने पर 36, तो 11 से डिवाइड करने पर क्या, क्योंकि 66 11 से पूरा पूरा जाता है, इसलिए रिमाइंडर यहां 0 आएगा, इसका यहां कोई रोल नहीं है। तो आपको क्या करना है, बस 36 को 11 से डिवाइड कर देना है, 11 या 33, कितना बचेगा 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। आंसर क्या आ जाएगा 3। एक क्वेश्चन और लिखिए, अगर एक नंबर को 72 से डिवाइड करने पर, 72 से डिवाइड करने पर 20 रिमाइंडर बचता है, कितना रिमाइंडर बचता है, या 20 की जगह आप ऐसे लिख लो 32 रिमाइंडर बचता है।
अगर किसी संख्या को 72 से डिवाइड करने पर 32 रिमाइंडर बचता है तो 24 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बचेगा, बताइए। 24 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बचेगा? तो मेरे बच्चों आप तुरंत बता सकते हैं कि ये जो है 72, 72 जो है ये इस 24 का डायरेक्ट मल्टीपल है, यानी यहां रिमाइंडर 0, यानी इस बात पर तो 72 पे तो रिमाइंडर डिपेंड ही नहीं करेगा क्योंकि 72 24 से पूरा पूरा जा रहा है। तो ऐसे केस में जब ये 72 24 से पूरा पूरा जाएगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 32 को 24 से भाग करके देख लूंगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 8 बचेगा क्या, बताओ। जब 32 को 24 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 8 बचेगा, क्योंकि 24 करना 24 तो कितने बचे? 8, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 8। क्लियर है? जिन्होंने भी 8 बताया है बिल्कुल सही है उनका। तो मैं उम्मीद करता हूं इस बात में आपको 2 ही सेकंड लगने थे कि 304 16 से पूरा पूरा जा रहा है, ये डिपेंड नहीं करेगा। 43 को जब 16 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर आ जाएगा 11। चलिए अब आ गया 72 से। देखिए डिविजिबिलिटी में जो कंबाइंड डिविजिबिलिटी है उसमें 72, 88 और 99 के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 72 का मतलब है 8 इंटू 9। अगर कोई नंबर 72 से डिविजिबल है तो 8 और 9 दोनों से होना चाहिए। 8 और 9 वाले केस में क्या करते हैं, पहले 8 से देखते हैं फिर 9 से। कैसे, क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूं। 4 8 9 y 5 z 6। अब मुझे ये देखना है कि 72 से डिवाइड करना है, तो 72 से डिवाइड करनी है तो 8 और 9 दोनों से होगा। अब पहले मुझे चेक करनी पड़ेगी 8 से डिविजिबिलिटी। अगर मुझे 8 से चेक करनी है तो मुझे पता है कि किसी भी नंबर की 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए, विभाज्य होने चाहिए। तो अब सबसे पहले क्या देखूंगा, 8 वाले में रेंज देखूंगा। रेंज कौन सी हो गई, 500 वाली। तो मुझे पता है 512 जो है वो 8 से डायरेक्ट डिवाइड होता है क्योंकि 8 का क्यूब है, तो 500 वाली रेंज में 512। लेकिन मेरे भाई मुझे पता है कि मुझे तो यहां 6 चाहिए, तो 6 चाहिए तो कोई ऐसा नंबर जोड़ना पड़ेगा जिसके एंड में 4 आ जाए। तो 8 के टेबल में कोई ऐसा नंबर होता है क्या जिसके एंड में 4 आ जाए, तो मुझे पता है 24। तो ये हो गया 536, यानी 536 एक ऐसा नंबर है जिसके शुरू में 5, जिसके एंड में 6 और ये 8 से डिविजिबल है। अगर मुझे अगला नंबर चाहिए और मुझे यहाँ 6 का 6 ही चाहिए तो मुझे ऐसा मल्टीपल जोड़ना पड़ेगा जिसके एंड में 0 हो जाए। तो ये ऐसा कौन सा नंबर है, 40। तो जब मैं इसमें 40 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 576। मैं चाहता हूं अगला नंबर और बताओ जिसके एंड में 6 हो शुरू में 5 हो, तो आप कहोगे सर 40 जोड़ दो। लेकिन जब मैं इसमें 40 जोड़ूंगा तो यहाँ 5 की जगह 6 हो जाएगा, यानी और मैं नंबर इसमें 40 जोड़ के ऐसा नंबर नहीं निकाल सकता जिसमें 576 में 40 जोड़ के कोई ऐसा नंबर नहीं आ सकता जिसमें एंड में 6 रहे और शुरू में 5 रहे और वो 8 से डिविजिबल हो जाए। आप कहोगे सर इसमें से 40 घटा दो। जैसे ही मैं इसमें से 40 घटाऊंगा तो ये रेंज 500 की ना रह के 400 की रह जाएगी, जबकि मुझे रेंज 500 वाली चाहिए। यानी यहां 2 नंबर आ गए, 536 और 576। यानी z की 2 वैल्यू हो गई, और वो कौन कौन सी हो गई, z की 2 वैल्यू हो गई 3 और 7। अब सवाल को देखिए, कह रहा कौन सा विकल्प y और z का उच्चतम संभव गुणनफल देता है, यानी y इंटू जेड करके जो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो अब z की जब 2 वैल्यू हैं तो y की भी 2 वैल्यू आएंगी, तो उन 2 वैल्यू को निकाल लेते हैं। z की 2 वैल्यू, y की 2 वैल्यू, जो ज्यादा मल्टीपल देगा वही आंसर है। अब 8 से डिविजिबिलिटी हो गई, तो अब किससे बची, 9 से। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर 9 से डिवाइड होगा। अब मैं यहां लिख लेता हूं 489y और ये भी है 489y। अब मैं दोनों जगह y की वैल्यू निकाल लेता हूं। और 9 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है, जहां भी 9 और 9 का मल्टीपल मिलेगा उसे हटा दूंगा। जहां भी 9 और 9 का मल्टीपल मिलेगा उसे हटा दूंगा। देखिए 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म। यहां कितना बचा, 8। ये 8 है, ये 22 है। तो 8 में क्या जोड़ूं, 9 हो जाए तो यहां 22 की वैल्यू आ जाएगी 1। 22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब जब मैं इसकी बात करता हूं तो 9 खत्म, 5 4 9 खत्म। अब यहां देखो, यहां अगर मैं इसको एक उधार दे दूं तो ये 9 हो जाएगा, यहां बचेगा 5। तो 7 5 12, 12 का मतलब 3 और 12 का मतलब 3। तो 3 में क्या जोड़ू, 9 हो जाए तो यहां आएगी y की वैल्यू 6। यानी जब z की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू है 1, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 3।
जब z की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, जब 7 है, जब z की वैल्यू कितनी है 7 है, 7 है, तो y की वैल्यू आ गई 6, तो यहां प्रोडक्ट हो जाएगा y इंटू जेड हो जाएगा 42। तो इसने ये कहा था मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये 3 है, ये 42 है, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है 42। करेक्ट आंसर हो जाएगा 42। करेक्ट आंसर मेरा 42 होगा। अगर इसी सवाल में पूछ लेता छोटी वैल्यू, तो y इंटू जेड का जो स्मॉलर वैल्यू होती वो 3 हो जाती और ये लार्जर वैल्यू हो जाएगी। बेटा समझ आ रहा है क्या आपको? फैज कह रहे हैं सर आपके सब्सक्राइबर 15K होने वाले हैं। बेटा आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आपका ही सहयोग है ये, इतने सब्सक्राइबर हो गए इतने कम समय में। अगर आपको लगता है कि हम सारी चीजें अच्छी दे रहे हैं, सारे टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया सारी चीजें। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सेम कॉन्सेप्ट जो अभी आपको बताया था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, उसी पर है। यानी इस कॉन्सेप्ट पे CHSL 2024 में काफी क्वेश्चन पूछे गए। कह रहा जब n को 18 से विभाजित किया जाता है तो भागफल x और शेषफल 6 प्राप्त होता है। जब n को 25 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 22 और तो भागफल आएगा यहां, तो भागफल 22 और शेषफल 15 प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए बेटा यहां पर आप ना इसको भागफल कर लेना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां लिख लेना भागफल 22 है यानी कोशेंट है भाई। चलिए करते हैं। कह रहा जब एक पूर्णांक n को 18 से डिवाइड करते हैं तो मेरे भाई कितना मिलता है, कोशेंट कितना मिलता है x और रिमाइंडर कितना मिलता है 6। तो बताओ क्या ये n होगा? मैंने अभी आपको बताया ये क्या होता है, डिविडेंड डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये 18x प्लस 6 हो जाएगा क्या? अभी बताया था इन दोनों की गुणा में रिमाइंडर को जोड़ दूंगा तो इस n की वैल्यू आ जाएगी। फिर कह रहा है अगर इस n को 25 से डिवाइड कर दिया जाए तो रिमाइंडर कितना बचता है मेरे भाई? तो रिमाइंडर बचता है 15 और कोशेंट कितना है, भागफल कितना है x। तो इस n की वैल्यू जो होगी ये 25x प्लस 15 हो जाएगी। क्या बताओ n की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों का मल्टीपल करके 15 जोड़ दूंगा, ये भी n ये भी n, तो दोनों बराबर नहीं होंगे क्या? और दोनों बराबर होंगे तो 18x प्लस 6 इक्वल्स टू 25x प्लस 15। बताओ भाई। अच्छा यहां 22 है, सॉरी रिमाइंडर कितना है, यहां कोशेंट कितना है 22 है, तो ये आ जाएगा 15 बाई पर 25 बाई प्लस 15। बेटा यहां जो है यहां कोशेंट x है और यहां कितना है 22, तो यहां 22 आएगा। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 गुणा 22 प्लस 15, मैंने यहां x लिख दिया था, क्लियर है भाई। तो यहां हो जाएगा 25 22 प्लस 15। तो कह रहा कौन सा ऑप्शन सही है? तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई? 18x में से जब 25 22 जाएगा तो 22 इसको इधर ले आया तो ये इधर चला जाएगा, तो 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9। ये ऑप्शन देखिए कहां दे रखा है, 18x माइनस 25 18x माइनस 25 इक्वल्स टू 9, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बिल्कुल बेसिक सा सवाल था कि n की वैल्यू 18x प्लस 6 होगी या n की वैल्यू 25 22 प्लस 15 होगी, दोनों को आपस में बराबर रख दिया तो 18x माइनस 25 22 की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। दो ऑप्शन डी में दे रखी है। सवाल नंबर 7 और भी अच्छा सवाल है, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है, करिए एक बार। बेटा ये क्लास उन बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है जो अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट कर चुके हैं। अगर उन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो एक बार उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, यही हमें करने भी होते हैं। और आप अपने तैयारी को एक बार देख भी लें कि आप उनको कम समय में कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। कह रहे यदि दो संख्याओं में से प्रत्येक को एक ही भाजक से विभाजित किया जाता है, इफ टू नंबर्स आर ईच डिवाइडेड बाई द सेम डिवाइजर, सेम डिवाइजर है, मान लेता हूं कि डिवाइजर जो है वो डी है। अगर मैं सेम डिवाइजर से डिवाइड करता हूं
देन द रिमाइंडर्स आर 6 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है, इफ टू नंबर्स ईच डिवाइडेड बाई, दो नंबर है, मान लेता हूं ये नंबर n1 है और ये नंबर है n2, लेकिन डिवाइजर सेम है, सेम भाज्य से विभाजित किया जाता है सेम नंबर से, तो रिमाइंडर कितना मिलता है, एक केस में 6 और एक केस में 7। यदि उन संख्याओं के योग को उस भाजक से विभाजित किया जाए तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। भाजक कितना है, देखिए अगर मैं इसकी एग्जाम अप्रोच की बात करूं तो एक ही सेकंड आपको लगना चाहिए था। यहां किससे डिवाइड किया, 6 से, और यहां किससे किया, 7 से। अब शेषफल मुझे चाहिए 5, और किसको डिवाइड कर रहा है, उन दोनों के योग को। तो आपको करना क्या है, इन दोनों का योग कर दो, 6 7 13। 13 को किससे डिवाइड करूं कि रिमाइंडर 5 आ जाए, तो मुझे पता है जब 13 को 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 ही करना 8 और 5 13, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। यानी x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 8, रिमाइंडर जो नंबर है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8। बात समझ में आई। कुछ नहीं करना, क्योंकि यहां योग दे रखा था, तो मैंने क्या करा, रिमाइंडर एक जगह 6 है एक जगह 7 है, दोनों को डिवाइड करके x 6 और 7 दोनों को डिवाइड कर दिया, और रिमाइंडर कितना चाहिए, 5। तो 13 को किससे डिवाइड करूं, रिमाइंडर 5 आ जाए तो नंबर कितना आएगा, 8। अब कहोगे सर इसको डिटेल भी करके दिखाओ, तो डिटेल भी बता देता हूं, लेकिन करना आपको एग्जाम में ऐसे ही है। यहां रिमाइंडर 6 है, यहां 7 है, दोनों का सम, तो 6 7 13। 13 को किससे डिवाइड करूं कि रिमाइंडर 5 मिल जाए, तो इसकी वैल्यू आएगी 8, और ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। डिटेल कैसे करना है उसको देखते हैं। देखिए n1 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी, भाई ये कितनी बार तो जा रहा होगा, मान लीजिए ये q1 बार जाता है, ये q2 बार जाता है, तो ये आ जाएगा dq1 प्लस 6, और n2 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा dq2 प्लस 7। अब कह रहा है यदि दो संख्याओं में से प्रत्येक को एक ही भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रम से 6 और 7 आते हैं। जब उनके योग को उसी भाजक से, मतलब किससे डिवाइड किया है, डी से भाग करूंगा तो आंसर क्या होगा, मतलब रिमाइंडर 5 है तो किससे भाग करूं, तो मुझे पता है n1 प्लस n2 को भाग करने की बात कर रहा है, तो ये आ जाएगा dq1 प्लस dq2 प्लस 13। क्या मैं यहां से d कॉमन ले लूं, तो ये आ जाएगा q1 प्लस q2 प्लस 13। अब देखिए यहां, अब बात यहां इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है, तो वो कह रहा है कि उन्हें दोनों के सम को उसी भाजक से डिवाइड किया जाता है, उसी डिवाइजर से डिवाइड किया जाता है। तो अगर मुझे यहां इसको d से डिवाइड कर दूं तो मुझे ये बताओ यहां तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ये d से d, इस q1 प्लस q2 का मल्टीपल है, तो यहां तो बचेगा रिमाइंडर 0। अब मेरा जो आंसर डिपेंड करेगा वो 13 पे करेगा, तो 13 को d से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना चाहिए, भाई यहां तो रिमाइंडर 0 हो गया, यहां कितना बचा 13। 13 को d से डिवाइड करने पर यहां रिमाइंडर क्यों हो गया 0, बेटा जब d कॉमन ले लिया तो d का मल्टीपल हो गया ये, और किसी भी नंबर के मल्टीपल को उससे भाग करने पर रिमाइंडर कितना मिलेगा 0, तो यहां तो 0 बच गया। तो 13 को d से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो आता है वो आता है 5। तो कह रहा है इस d की वैल्यू कितनी है, तो बताओ 13 को किससे डिवाइड कर दूं, रिमाइंडर 5 आ जाए, तो जब मैं 13 को 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 5 बचेगा, नहीं बचेगा, यानी ये जो d है इसकी वैल्यू कितनी है, 8 है, और कौन सा ऑप्शन है, बी। तो इतना मैं क्यों करूं कि यहां से n1 की वैल्यू निकालूं, n2 की, दोनों को सम करूं और फिर d से डिवाइड करूं, कुछ नहीं करना। रिमाइंडर एक जगह है 6 एक जगह है 7, सम क्या रखा है, सम कर दो। 13 को किससे डिवाइड करूं कि रिमाइंडर 5 आ जाए, तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 8 आ जाएगी। 2 सेकंड का ही क्वेश्चन था, इतना ही करना था आपको, इतना ही करना था। कह रहा है इसको 2x माइनस 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था मेरे बच्चों, जब भी आपसे ये पूछे कि इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, तो या तो आप पूरा डिटेल मेथड लगा लीजिए, 2x माइनस 3 को 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 को इससे डिवाइड करना है, रिमाइंडर निकाल लीजिए, रिमाइंडर आ जाएगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा लीजिए। लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है, तो ऐसे सवाल में क्या करते हैं, जिस नंबर से डिवाइड किया है उसको 0 के बराबर रख लो आप, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। ठीक है भाई, 2x
जिससे डिवाइड किया है जिस एक्सप्रेशन को, तो जिससे डिवाइड करते हैं उसे 0 रखो। 2x माइनस 3 0, तो 2x की वैल्यू 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। अब इस x की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो, जो आंसर होगा वही रिमाइंडर है। इस पे क्वेश्चन कराए थे मैंने बहुत सारे। अब x की वैल्यू को 3/2 पुट करो, तो 3/2 पुट करूंगा तो 3/2 का होल क्यूब हो जाएगा ये, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का क्यूब 27, और यहां आ जाएगा 8, तो ये 4 बार चला जाएगा, ये आ गया 27/4। अरे बताओ हाँ या ना। अब मैं इसकी बात करता हूं, -3x², x है 3/2 का होल स्क्वायर, तो -3, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 या 27, ये भी कितना हो गया 27/4, प्लस 6x, x की वैल्यू है 3/2 -4, तो 2 3 जा 6, तो ये कितना आ गया 9 -4, यहां कितना है 9 -4, तो इससे तो ये खत्म गया। 9 - 4 कितना आया 5, तो करेक्ट आंसर कितना है 5, करेक्ट आंसर है ए। ऐसे सवाल में अगर आपसे ये पूछ ले कि किसी एक्सप्रेशन को किसी नंबर से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, और उसमें वेरिएबल दे रखे हैं, तो जिससे डिवाइड किया है उसे 0 के बराबर रखते हैं, वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, इस वेरिएबल की वैल्यू निकालकर इस एक्सप्रेशन में रख देंगे, जो भी आंसर होगा वही रिमाइंडर होगा। कल को यह सवाल पूछ लेता कि इससे भाग करने पर जो आंसर आएगा उसमें से क्या घटाऊं, यानी रिमाइंडर क्या बचेगा ये पूछ ले, या पूछ ले कि क्या घटाने पर नंबर पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, तो जब क्या घटाने पर पूछता है तब भी मुझे रिमाइंडर निकालना पड़ता है। पॉजिटिव रिमाइंडर को घटाते हैं और नेगेटिव रिमाइंडर को जोड़ते हैं, क्योंकि रिमाइंडर 5 आ रहा है तो इसमें से 5 घटाने पर ये इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे भी पूछ सकता था इसमें से क्या घटाऊं कि नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तब भी आंसर 5 होता, और अगर रिमाइंडर पूछा है तब भी वही सेम काम करना है, एक्स की वैल्यू यहां रख देंगे, जो आंसर आएगा वही रिमाइंडर है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को आपस में बदल दिया जाता है। बेटा यहां पर 2 बातें ध्यान रखेंगे। अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है, इफ ए 2 डिजिट नंबर, अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है और मान लेता हूं वो नंबर ए बी है, तो इस नंबर ए बी का मतलब क्या है, इसको आप कैसे लिखोगे, b इंटू 1 प्लस ए इंटू 10। मेरे बच्चों जैसे कोई नंबर है 13, तो 13 का मतलब क्या है, 3 की 1 में मल्टीप्लाई करो क्योंकि ये 1 प्लेस पर है, 1 की 10 में गुणा करो क्योंकि ये 10 से, तो 3 इंटू 1 3 और 10 दोनों को जोड़ दो 13। वही सेम काम मैंने यहां किया, b इकाई का अंक है तो b की 1 में गुणा कर ली, a दाई का अंक है तो a की 10 में, तो ये नंबर हो जाएगा 10a प्लस b। यानी अगर a भी कोई 2 डिजिट का नंबर है तो मैं उसे ऐसे लिख सकता हूं b प्लस 10a। अगर मैं इसकी डिजिट को इंटरचेंज कर देता हूं, इंटरचेंज का मतलब क्या है, b पहला आ जाएगा a बाद में, तो अब ये नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 10b। तो अब 2 बातें आपसे पूछेगा, ये पूछेगा बताओ इनका सम जो होगा वो क्या होगा और किससे डिविजिबल होगा। तो जब मैं इनका सम करूंगा तो देखो b और 10b 11b, और a और 10a कितना हो जाएगा 11a, तो ये हो जाएगा 11 इंटू बी प्लस ए। अगर आपसे सवाल ये पूछ ले कि एक 2 अंकों की संख्या और उसकी रिवर्स को हमेशा जोड़ने पर वो किससे डिवाइड होगी हमेशा, तो किससे डिवाइड होगी 11 से। अगर एक 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या को मैं जब ऐड करता हूं तो जो भी सम होगा वो हमेशा 11 से मल्टीपल होगा, 11 से डिवाइड होगा, 11 का मल्टीपल होगा। लेकिन अगर मैं डिफरेंस कह दूं तो देखिए डिफरेंस कितना है, ये हुआ 10a प्लस बी, जब मैंने इंटरचेंज कर दिया तो ये हो गया a प्लस 10b, तो ये कितना आ जाएगा, 10a में से a जाएगा 9a और b में से 10b जाएगा तो माइनस के 9b, तो ये हो जाएगा 9 इंटू a माइनस b। यानी एक 2 अंकों की संख्या, एक 2 अंकों की संख्या और उसके रिवर्स को जोड़ने पर जो सम है वो हमेशा 11 से, और एक 2 अंकों की संख्या और उसकी रिवर्स संख्या अगर मैं उनका डिफरेंस करूं तो डिफरेंस हमेशा 9 से डिवाइड होता है। यह सवाल डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि जो सम है वो किससे डिविजिबल होगा 11 से, और जो डिफरेंस है वो किससे डिविजिबल होगा 9 से। सम कितना होगा, सम होगा 11 इंटू ए प्लस बी, और डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस होगा 9 इंटू ए माइनस बी। बात समझ में आ गई, डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस होगा 9 इंटू ए माइनस बी। बात समझ में आ गई क्या। तो डिफरेंस 11 से डिविजिबल होता है, होता कितना है 11 इंटू ए प्लस बी, और जो सॉरी सम 11 से डिविजिबल होगा, 11 इंटू ए प्लस बी होगा, और डिफरेंस 9 से डिविजिबल होगा और ये होगा 9 इंटू ए माइनस बी। इसी को यूज किया है
सवाल बिल्कुल बेसिक था, लेकिन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, तो मैंने ये भी बात आपको यहां बता दी है। अब देखिए करना क्या है आपको, कह रहा है दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या का योग। तो मुझे बताओ, एक 2 डिजिट का नंबर, उसको रिवर्स करने पर जो नंबर बनेगा उसका जब सम करूंगा तो वो 11 इंटू ए प्लस बी होगा क्या, और वो कितना दे रखा है 77। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 7। कह रहा यदि अंकों का अंतर 1 है, तो अंकों का अंतर 1 है, यानी a माइनस बी कितना दे रखा है 1। तो आपसे कह रहा है कि बताओ संख्या क्या होगी। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों को जोड़कर आधा 7 और 1 8, 8 का आधा 4। और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों को घटाकर आधा 7 में से 1 गया 6, 6 का आधा 3। बेटा देखिए, जब a और b के कोफिशिएंट 1 होते हैं और एक बार प्लस साइन लगा हो एक बार माइनस, तो a की वैल्यू दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं और b की वैल्यू दोनों के डिफरेंस का आधा। आप ऐसे भी कर सकते थे, दोनों को जोड़ देते, 2a की वैल्यू 8 आ जाती, तो a की वैल्यू 4। लेकिन जब a और b का कोफिशिएंट 1 हो, एक बार प्लस हो एक बार माइनस, तो a की वैल्यू दोनों को जोड़कर आधा और b की वैल्यू दोनों को घटाकर आधा। इसका मतलब आपसे कह रहा है कि संख्या क्या होगी, तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3, तो जो नंबर होगा वो हो जाएगा 43। ऑप्शन नंबर सी होगा। इतना सा काम करना था आपको। ये जो है ये वाली बात पता होनी चाहिए, इसको ऐसा नहीं कि पेपर में आप इसको पूरा ड्राइव करें, नहीं। अगर एक 2 अंकों की संख्या है और उसके रिवर्स है, उन दोनों को जब जोड़ूंगा तो प्रोडक्ट जो सम है वो आएगा 11 इंटू ए प्लस बी। 11 ए प्लस बी की वैल्यू 77, ए प्लस बी 7, ए माइनस बी 1 दे रखा है, तो ए 4 बी 3, तो आंसर हो जाएगा 43। नंबर क्या होगा, 43 होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और आज का लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, किसी संख्या को क्रम से 2 3 5 से भाग देने पर शेषफल 1 2 3 प्राप्त होता है, उस संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। मेरे बच्चों एक बात बताओ, क्या ऐसा सवाल वही सवाल नहीं है जो आज का पहला सवाल था। अगर मैं इसको 2 3 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कौन कौन से मिलते हैं, 1 2 और 3 मिलता है क्या। जब लास्ट क्वोशेंट नहीं देता तो कितना मानता हूं, 1 मानता हूं। 5 की 1 में गुणा करूंगा, 3 जोड़ूंगा, 5 की 5 3 8, 8 की 3 में गुणा करूंगा, 8 या 24 2 26, और 26 दूनी 52 और 1 53, यानी मेरा नंबर कितना है 53। कह रहा है जब इस 53 को 13 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या होगा, तो 13 चौका 52, 52, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। किसी सवाल में ये पूछ लेगा 53, इसकी वैल्यू पूछ लेगा, कभी पूछ लेगा कि इस नंबर को अलग नंबर दे देगा, उन्हें भाग करो, जो रिमाइंडर आएंगे वो क्या होगा या उनका सम क्या होगा। आज ये पूछ लिया कि इस 53 को जब 13 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या होगा, यानी सारी बात इस 53 की है। जो इसे निकाल लेगा जल्दी, उसका आंसर बहुत जल्दी करके आ जाएगा। करेक्ट आंसर है 1। 10 तक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा के 1 से बड़ी कोई भी विषम संख्या होने पर k की पावर 33 माइनस के हमेशा किससे विभाज्य होगा। बहुत ही शानदार सवाल है। हमें बात करनी है k की पावर 33 माइनस के, और कह रहा है कि 1 से बड़ी कोई भी ओड नंबर है, कोई भी ओड नंबर है 1 से बड़ा विषम संख्या है। अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि मैं k से बड़ी कोई वैल्यू रख लेता हूं, k की कोई वैल्यू रख लेता हूं 1 से बड़ी ओड नंबर, तो यहां रखूंगा 3 और 3 की पावर 33 माइनस 3। अब आप एक बार बताओ, 3 की पावर 33 माइनस 3, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस 3 की पावर 33 माइनस 3 की वैल्यू निकाल के मैं ये देख लूं किससे डिविजिबल है। इसका मतलब ये तरीका ठीक नहीं है कि मैं यहां k की वैल्यू पुट कर दूं। तो आप क्या करेंगे, इस नंबर को फैक्टर कर लेंगे, या इस नंबर को मैं क्या करूंगा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूंगा। इसको मैं k कॉमन ले सकता हूं क्या, यहां से k कॉमन लूंगा तो ये बनेगा k की पावर 32। भाई 33 है तो k कॉमन ले लिया तो ये बना k की पावर 32 माइनस 1। अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, अगर ये k की पावर 32 है तो मैं क्या इसे ऐसा लिख सकता हूं क्या, k की पावर 16 माइनस 1, k की पावर 16 प्लस 1। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूं तो ये k की पावर 8 माइनस 1, k की पावर 8 प्लस 1, यहां k की पावर कितना आ जाएगा 16 प्लस 1।
अगर आप इसे और, क्योंकि अभी भी k की वैल्यू 3 रखूंगा तो 3 की पावर 8 बहुत बड़ा होगा, तो मैं क्या करता हूं इसे और सिंप्लीफाई कर लेता हूं, k की पावर 4 माइनस 1, k की पावर 4 प्लस 1, और ये सब ऐसा चल ही रहा है एज इट इज। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, k की पावर 2 माइनस 1, k की पावर 2 प्लस 1। अब मेरे बच्चों अगर मैं यहाँ k की वैल्यू, और ये तो सब कुछ मल्टीप्लाई में चल ही रहा है, अगर मैं यहाँ k की वैल्यू 3 रख लूं तो ये आएगा 3, यहां रखूंगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8, और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, एंड सो ऑन। तो आप ये देखिए ये कितना आ गया आपका 8 या 24, 240 इंटू समथिंग आ रहा है, यानी ये 240 इंटू समथिंग आ रहा है। तो जब इसमें 240 आ गया तो इसमें 24 भी आ गया क्या, और 24 आ गया तो कह रहा है हमेशा किससे विभाज्य होगी, तो हमेशा 24 से तो विभाज्य होगी नहीं होगी, ये बताओ, यस और नो बताओ, ये हमेशा 24 से तो डिवाइड होगा ही होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि सर इससे कम वाली वैल्यू रखूं तो मैं आप ऐसे भी कर सकता हूं कि k की वैल्यू आप यहां लिए लीजिए, k ये आ गया k की पावर 32 माइनस 1। अब आप एक बात बताइए, एक तरीका तो ये हो गया कि मैंने इसके फैक्टर कर करके देख लिए, इसमें भी मुझे टाइम लग रहा है, क्यों, क्योंकि इसको मुझे 16 माइनस 1 16 प्लस 1 लिखना पड़ा, और यहां पर मैंने k की वैल्यू पुट कर दी, सही है। अब k की वैल्यू पुट कर दी, तो k की वैल्यू पुट करने पर मुझे यहां 240 मिल गया, यानी ये 24 का मल्टीपल है, तो 24 से तो डिवाइड होगा ही होगा ये, तो उम्मीद है ये 24 से डिवाइड हो रहा होगा। अब आप एक काम और कर सकते हैं कि जैसे ही मैंने k कॉमन लिया तो ये हो गया k की 32 माइनस 1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, k इंटू k की 32 माइनस 1 को 1 की 32 लिख सकता हूं, और आपको पता है a की पावर n माइनस b की पावर n, जब n कैसा नंबर होता है, इवन नंबर, तो इसके दो फैक्टर होते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी इसके जो फैक्टर्स होंगे यहां एक तो k होगा, एक इसका फैक्टर हो जाएगा k माइनस 1, और एक फैक्टर हो जाएगा k प्लस 1। अरे बताओ हाँ है ना भाई, जब k मैंने कॉमन लिया तो ये बचा k की पावर 32 माइनस 1 की पावर 32। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये पढ़ा रखा है, जब a की n माइनस b की n हो और n इवन नंबर हो जाए तो उसके दो फैक्टर a माइनस बी और a प्लस बी होते हैं, तो यहां से k माइनस 1 और k प्लस 1 फैक्टर हो जाएंगे। अब मैं k की वैल्यू को पुट कर देता हूं 3, क्योंकि जो k है वो एक ओड नंबर है, एक से बड़ा, तो जैसे ही मैं यहां 3 रखूंगा 3, यहां 3 रखूंगा 2, और यहां 3 रखूंगा 4, तो 4 या 12 दूनी 24, यानी इसका एक 24 एक फैक्टर है। अगर 24 एक फैक्टर है तो मेरे भाई ये 24 से डिवाइड होगा होगा, आंसर आ जाएगा ए। इसमें और स्पष्टता हो गई, क्यों, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में यहां ये भी आ रहा होगा कि सर 240 आ रहा है तो इसमें 10 आ रहा है तो 5 से भी तो जाएगा, बात समझ में आ रही है, लेकिन 5 से जाएगा लेकिन 24 से भी तो जाएगा, तो 5 कंफर्म है कि 24 से जा ही रहा होगा, इसलिए मैंने यहां 24 आंसर लगाया था। लेकिन अगर आप इसे सटीक देखना चाहते हैं बिल्कुल, तो इसमें यहां 5 वैल्यू भी दे रखी है, तो इस वाले में कंफ्यूजन हो सकता था कि सर 5 से भी जा सकता है 24 से भी जा सकता है, दो ऑप्शन आ गए थे। लेकिन जैसे ही मैं इस पर आऊंगा तो इसका एक फैक्टर होगा k माइनस 1 k प्लस 1। अगर मैं k की वैल्यू को 3 रखूंगा तो 3 2 4, यानी अगर मैं यहां देखता हूं तो k की वैल्यू 3 रखने पर 24 आ रहा है, यानी 24 से डिवाइड हो रहा होगा, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए भाई समझ आया आपको, आप चाहें तो यहां कोई और वैल्यू भी रख के देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कह रहा हमेशा किससे विभाज्य होगा, तो 24 इसका एक फैक्टर होगा ही होगा, तो 24 से डिवाइड हो रहा होगा। अब इसके इस सवाल को पढ़िए एक बार, फिर हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए कह रहा राजू के पास 11,000 रुपए हैं, राजू के पास 11,000 रुपए हैं, और वह नया लैपटॉप खरीदने के लिए प्रति सप्ताह 5,000 रुपए की बचत करना शुरू करता है, यानी उसके अगले सप्ताह 5,000 बढ़ जाएंगे, फिर उससे नेक्स्ट सप्ताह में फिर 5,000 बढ़ जाएंगे, इस टाइप से। और उसी समय रमेश के पास, ये राजू है ये रमेश है, और रमेश के पास कितने रुपए हैं, रमेश के पास रुपए हैं 60,000 रुपए, रमेश के पास कितने रुपए हैं 60,000 रुपए, और वह अपनी कला कक्षा के लिए सामग्री पर प्रतिमाह 2,000 रुपए खर्च करता है, यानी ये 5,000 रुपए प्रतिमाह जोड़ता है और ये 2,000 रुपए प्रतिमाह खर्च करता है। तो कह रहा है क्या ऐसा कोई सप्ताह होगा जब उनके पास समान धनराशि होगी। ऑप्शन दे रखे हैं 7, 6, 5 या कोई नहीं, तो मिनिमम 5 सप्ताह तो है ही। देखिए आप ऐसा ना करें कि एक बार 11 में 5 जोड़ें 16, 16 में फिर 5 जोड़ेंगे 21, 21 में फिर 5 जोड़ेंगे 26, नहीं,
ऑप्शन में कितना है, मिनिमम 5 सप्ताह दे रखे हैं। तो अगर मैं 5 सप्ताह की बात करूंगा तो 5 पंजे 25, तो 11 प्लस 25 इसके पास हो जाएंगे 36,000 रुपए 5 सप्ताह बाद। अगर मैं 5 सप्ताह बाद इसके खर्च देखूंगा तो ये 10,000 रुपए खर्च कर देगा, तो ये 60 में से 10 चले जाएंगे, इसके पास हो जाएंगे 50। क्या दोनों के पास बराबर हैं? क्या दोनों के पास बराबर नहीं है। कोई बात नहीं, मैं 5 से फिर छठे सप्ताह पर जाता हूं, हो सकता है आंसर 6 हो। अगर मैं यहां 6 करूंगा तो ये मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, अब 5,000 गुणा 6, 30,000 रुपए इसके पास जो और आ जाएंगे, और 30,000 आ जाएंगे तो 41 प्लस 30 प्लस 11 इसके पास हो जाएंगे 41,000। और अगर मैं 6 सप्ताह की बात करूंगा तो इसके पास से 12,000 रुपए चले जाएंगे, और 12 जाएंगे तो यहां बचेंगे 48,000। क्या दोनों के पास बराबर हैं? क्या बराबर नहीं है। फिर हो सकता है आंसर 7 हो। तो जब मैं 7 की तरफ जैसे ही बढ़ूंगा, जैसे ही मैं 7 की तरफ जाऊंगा, तो मैं देखूंगा कि अगर 7 सप्ताह की बात है तो 5 सत्ते 35,000 तो यहां हो गए, और 35 प्लस 11 इसके पास हो जाएंगे 46,000। 7 सप्ताह बाद राजू के पास 46,000 होंगे, और 7 सप्ताह बाद जब ये हर सप्ताह 2,000 खर्च करता है तो इसके पास से 14,000 चले जाएंगे, और 60 में से जैसे ही 14 जाएगा तो इसके पास भी कितने बचेंगे, 46,000। तो दोनों के पैसे बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब 7 सप्ताह बाद राजू के पास और रमेश के पास बराबर पैसे होंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 वीक्स, आफ्टर 7 वीक्स, 7 सप्ताह बाद। क्लियर है भाई? बहुत अच्छा सवाल है। बस आपको ये नहीं करना हर बार 5 बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिनिमम जो सप्ताह दे रखे हैं वो 5 दे रखे हैं, तो हम 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 6 7, तो हमारा आंसर मिल जाएगा जल्दी। देखिए ये जो पिछला वाला क्वेश्चन है इसमें बहुत एग्जैक्ट चीजें नहीं दे रखी, कि 5 से भी दे रखा है, 24 से भी दे रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं इसका आंसर निकालूंगा तो आंसर इवन आएगा। तो इवन आएगा तो 24 से डिवाइड होगा, लेकिन इवन आंसर 5 से भी डिवाइड होता है जिसके एंड में 0 आता है। तो बहुत इस क्वेश्चन में हल्की सी गड़बड़ है, बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है। लेकिन अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखेंगे, ये केवल फैक्टर के हिसाब से ही देखना चाह रहा था, ये पूछना चाह रहा था कि अगर a की n माइनस बी की n और n इवन नंबर होता है तो उसका एक फैक्टर a माइनस बी और a प्लस बी होगा। ये बात आपको पता है नहीं पता? तो इसके बेस पर इसका आंसर डायरेक्ट निकल रहा है 24। तो आप इसी हिसाब से इसका आंसर लगाएंगे 24। इसमें आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर होगी। अब हम सवाल नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। ऐसे सवाल आपने देखे होंगे। नंबर सिस्टम का एक चैप्टर होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो उसमें ये पूछता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, ऐसे फैक्टर कितने हैं जो इवन है, ऐसे फैक्टर कितने हैं जो ओड हैं, ऐसे फैक्टर जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, परफेक्ट क्यूब हैं, ठीक है, इवन फैक्टर्स कितने हैं, ओड फैक्टर्स कितने हैं, सारी चीजें पूछता है। लेकिन इसमें पूछा है ऐसे फैक्टर्स बताओ जो 18 से तो डिवाइड हैं लेकिन 36 से डिवाइड नहीं हो रहे, ऐसे कौन से कितने फैक्टर होंगे जो 18 से डिविजिबल हैं लेकिन 36 से नहीं। देखिए मेरे बच्चों, जब भी नंबर ऑफ फैक्टर्स का सवाल आ जाए तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, प्राइम नंबर की पावर के रूप में लिख लेता हूं। मान लीजिए कोई नंबर है x, तो उसे मैं लिख लूंगा प्राइम नंबर p1 की पावर a, p2 की पावर b और p3 की पावर c। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर a, 3 की पावर b, 5 की पावर c, अगर उसमें 3 प्राइम नंबर हैं, 2 3 5। तो अगर मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या, क्योंकि आज ये पूछा है कल को टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स भी पूछ सकता है, कुल गुणनखंडों की संख्या, तो ये हो जाएगा a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1। समझ में आ रहा है? अब ये a प्लस 1 बी प्लस 1 सी प्लस 1 क्या होता है, ये सारी चीजें हम जब नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ते हैं तो उसमें पूरा बताया जाता है कि यहाँ प्लस 1 क्यों हो रहा है। देखिए थोड़ा सा और बता देता हूं कि जब यहाँ 2 की पावर a है तो इसके फैक्टर्स जो होंगे वो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे ही करते करते 2 की पावर a तक होंगे, तो यहाँ टोटल फैक्टर हो जाएंगे a प्लस 1। ऐसे यहाँ 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर b तक होंगे, तो टोटल फैक्टर हो जाएंगे b प्लस 1। इसी प्रकार से c प्लस 1, तो मैं क्या कर दूंगा, इनकी मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मेरा सवाल है 14400, इसके कितने फैक्टर ऐसे हैं जो 18 से डिवाइड है लेकिन 36 से नहीं। तो सबसे पहले इसे कैनोनिकल फॉर्म में बदल लूंगा। कैनोनिकल फॉर्म का मतलब होता है प्राइम नंबर की पावर के रूप में लिखना। 144 का मतलब है 12 गुणा 12 और ये इंटू में आ गया 100। 12 का मतलब है 2 की पावर 2 इंटू 3, ये भी 2 की पावर 2 इंटू 3, और ये हो गया 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2।
12 12 और ये आ गया 10। तो 2 की पावर कितनी हो गई टोटल? 2 और 2 4 और 1 5 हो गई। यहाँ 3 की पावर 2 हो गई, 1 और 1 2, और 5 की पावर भी कितनी हो गई? 2। अगर आपसे पूछ लेता टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, तो 6 गुणा 3 गुणा 3 तो 54 हो जाते, 54 होते टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। लेकिन मेरे भाई आपसे पूछा है ऐसे फैक्टर बता दीजिए जो क्या है 18 से डिवाइड है लेकिन 36 से नहीं। जब मुझे 18 से डिवाइड देखना है तो 18 के लिए क्या क्या चाहिए? मुझे 18 के लिए चाहिए 9 इंटू 2, और 36 से नहीं देखना तो 36 के लिए क्या चाहिए? 9 इंटू 4। तो पहले मैं 18 निकाल लेता हूं इसमें से। 18 कब मिलेगा आपको? कि भाई जब यहां 3 की पावर 2 मिलेगा तब 18 मिलेगा, और यहां 2 की पावर 5 हो सकता है। अच्छा पहले यहां देखिए यहां 2 की पावर कौन कौन सी हो सकती है? 5 4 3 2 1 0। देखिए कुछ लोगों ने इसको बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड सा बना रखा, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बता देता हूं आपको। अगर 2 की पावर 5 है तो इसके फैक्टर 2 की पावर 5 भी होगा, 4 3 2 1 0। 3 की पावर में कौन कौन से हो सकते हैं? 3 की 2 3 की 1 3 की 0, और 5 में हो सकता है 5 की 2 5 की 1 5 की 0। देखिए अगर मुझे 18 से डिविजिबल करना है तो 18 से डिविजिबल करना है तो मुझे यहां केवल 3 की पावर 2 चाहिए, क्योंकि अगर आपने 3 की पावर 0 ले लिया तो 3 की पावर 0 की इनमें किसी से भी गुणा करो 18 मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 9 तो चाहिए। 3 की पावर 1 लोगे, इनमें से किसी से भी मल्टीप्लाई करो, इनमें से कुछ भी मल्टीप्लाई करो, काम नहीं चलेगा। यानी 3 की पावर में तो मुझे केवल 2 वाला चाहिए, तो यहां केवल जो पॉसिबिलिटी है वो एक फैक्टर की है, तो यहां आ जाएगा 1। इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1। यहां केवल एक फैक्टर की जरूरत है, इनटू। अब देखिए यहां अगर मुझे 18 चाहिए होता तो 18 चाहिए होता तो मुझे यहां चाहिए होता 2 की पावर 2। अगर मैं ये देखता, अगर मैं सवाल ये होता कि कितने फैक्टर ऐसे हैं जो 18 से डिवाइड होंगे, तो 2 की पावर 2 होता। देखो 9 गुणा, यहां 2 की पावर 1 भी होता, 2 की पावर 1 भी अगर होता तो 3 की पावर 2 9, 9 गुणा 2 ये 18 से जाता। अगर 2 की पावर 1 की जगह 2 की पावर 2 हो जाता तो 9 गुणा 4 36, तो वो भी 18 से जाता। यानी जब 2 की पावर 1 से बड़ा कोई भी नंबर लोगे आप तो ये सारे फैक्टर किससे जाएंगे? 18 से जाएंगे। लेकिन मेरे बच्चों एक बात बताओ, लेकिन अगर मैं यहां से 2 की पावर 0 ले लेता तो 2 की पावर 0 का मतलब है 1, तो 3 की पावर 2 9 गुणा 1, तो ये 9 से जाता 18 से नहीं। लेकिन मुझे 18 से देखना है तो 2 की पावर 1 लूंगा तब भी होगा, 2 लूंगा तब भी, 3 4 5 सब भी। यहां कितनी पॉसिबिलिटी है? 4। लेकिन उसने आपसे ये कह दिया कि 36 से नहीं। अगर आपने गलती से 2 की पावर 2 ले लिया तो यहां क्या हो जाएगा? 9 गुणा 4 36, तो ये तो 36 से भी चला जाएगा। और ये अगर 2 की पावर 3 ले लिया तब भी 36 से जाएगा। बात समझ रहे हैं? यहां भी 36 से, यहां भी 36 से। यानी मुझे केवल 18 से करना है, 36 से नहीं। तो मुझे इस 2 की पावर 2 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि 3 की पावर 2 9, 9 गुणा 4 36 हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 और उससे सभी बड़ी पावर ये 36 से भी जाएंगे, तो मुझे यहां इन्हें हटाना पड़ेगा। तो 3 वाले में कौन सी पावर काम कर रही थी? केवल 3 की पावर 2, क्योंकि 9 मिलना जरूरी था और 9 3 की पावर 2 पे मिल रहा था, तो यहां पॉसिबिलिटी थी 1 नंबर की। यहां केवल 2 की पावर 1 की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर 2 की पावर 0 लिया आपने तो यहां तो केवल 9 गुणा 1 9 बनेगा, ये तो 18 से भी नहीं जा रहा। 18 से जाए और 36 से ना, तो केवल एक पॉसिबिलिटी है 2 की पावर 1, तो यहां भी एक पॉसिबिलिटी है, तो यहां आ जाएगा 1। यहां भी एक पॉसिबिलिटी है 3 की पावर 2 1। लेकिन आपने अगर यहां से 3 की पावर 2 लिया, यहां से 2 की पावर क्या लिया मेरे भाई? 2 की पावर 1 लिया, तो आप यहां से चाहे 5 की पावर 0 लो, 5 की पावर 1 ले लो, या 5 की पावर 2 ले लो, तब भी इनका मल्टीपल, इनका मल्टीपल और इनका मल्टीपल, ये तीनों 18 से जाएंगे ही जाएंगे। यानी मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है? यहां एक पॉसिबिलिटी है केवल 2 की पावर 1, यहां केवल एक पॉसिबिलिटी है 3 की पावर 2, लेकिन यहां कितनी पॉसिबिलिटी है? 1 2 3, इनमें से कोई सा भी ले लो आप, तब भी ये 18 से जाएगा। देख लेना चाहे आप, 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, ये भी 18 से जाएगा, 36 से नहीं। 2 की 1 3 की 2 5 की 1, ये भी किससे जाएगा? 18 से जाएगा, 36 से नहीं। 2 की पावर 1 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, ये भी किससे जाएगा? 18 से जाएगा, 36 से नहीं। तो यहां कितनी पॉसिबिलिटी है? 3। तो टोटल फैक्टर हो जाएंगे 1 इंटू 1 इंटू 3। 3 फैक्टर ऐसे होंगे
जो मेरे बच्चों 18 से तो जाएंगे लेकिन 36 से नहीं जाएंगे। तो करेक्ट आंसर है इसका 3। करेक्ट आंसर क्या है? 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसे सवाल अगर आ गए तो बेटा बच्चे बना नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने तो बस ये पढ़ रखा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपने क्लास अच्छे से की तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। जब मैं आपको बताता हूं कि ऐसे फैक्टर जो इवन है तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो सवाल कैसे भी घुमा के पूछ ले, आप कर रहे होंगे उसको। क्या समझ आया क्या सबको? ये अच्छे से एक बार बता दे मुझे, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 5 गुने से 12 अधिक है। अंकों को उलटने से बनी संख्या मूल संख्या से 9 कम है, तो वह संख्या क्या है? देखिए इस सवाल को ऑप्शन से करिए आप। सबसे पहले कह रहा है कि अगर अंकों को उलट दूं तो मूल संख्या से 9 कम आएगा। तो मेरे बच्चों पहले मैं क्या करता हूं, रिवर्स कर देता हूं डिजिट। तो ये हो जाएगा 69। क्या 69 ओरिजिनल नंबर से 9 कम है? नहीं, गलत है बिल्कुल। 9 थोड़ी कम है, ये 16 में से 9 गया 7 और 8 में से 6 गया 2, ये तो 27 कम है। मुझे चाहिए 9 कम, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरी बात, जब मैं इसको अंकों को डिजिट को पलटूंगा तो ये तो 78 का 87 हो जाएगा। ये अंकों को पलटने पर बनी संख्या मूल संख्या से 9 कम है। मेरे भाई ये तो बढ़ रही है, ये कम तो नहीं है। ये भी ऑप्शन खत्म। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये हो जाएगा 96। 96 क्या 9 कम है? ये तो बढ़ रही है, यानी ये भी आंसर नहीं है। तो यार ये तो सवाल देखते ही खत्म हो गया। 3 ऑप्शन तो हो नहीं सकते। इसको लिख लो। देखो जब आप 87 को बदलोगे डिजिट तो कितना हो जाएगा 78। क्या ये 9 कम है? देखो 18 में 17 में से 8 गया 9, तो 9 ही तो कम है ये। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? डी। यानी यहां से यहां तक तो मैं ना भी पढ़ूं तब भी मेरा काम चल जाएगा। केवल इतना सा पढ़ के मेरा काम चल रहा है कि अंकों को उलटने से बनी संख्या मूल संख्या से 9 कम है, और ऐसा तो केवल ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो मेरे काम का ये सवाल यहां तक कुछ नहीं है। तीनों ऑप्शन आप देखते ही खत्म कर सकते थे। 5-7 सेकंड का ही सवाल है। लैंग्वेज पढ़ते ही आपके दिमाग में आना चाहिए। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 भी बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, फैक्टर्स पर ही है क्वेश्चन कि अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n है, n की पावर इवन है या ओड है, तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। बताइए क्या आंसर होगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है एक के अलावा एक अंकीय संख्या ज्ञात करें। दो संख्या 17 की 3 प्लस 18 की 3 माइनस 16 की 3 माइनस 15 की 3 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए बच्चों इसके लिए कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n के रूप में कोई नंबर लिखा गया है और n बिलोंग्स टू ओड नंबर, और n जो है वो ओड है, तो इसका एक फैक्टर हमेशा a माइनस बी जरूर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर यहां a की पावर n प्लस बी की पावर n होता और n बिलोंग्स टू ओड करता तो इसका एक फैक्टर a प्लस बी जरूर होता है। और अगर a की पावर n माइनस बी की पावर है n है और n इवन हो जाए तो इसके 2 फैक्टर जरूर होते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी कॉन्सेप्ट पर यह सवाल है। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो ये है 17 की 3 प्लस 18 की 3 माइनस 16 की 3 माइनस 15 की 3। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं क्या, 17 की 3 माइनस 15 की पावर 3 प्लस 18 की 3 माइनस 16 की पावर 3। इसका मतलब इसका एक फैक्टर, क्योंकि ये a की n माइनस बी की पावर n है और n बिलोंग्स टू ओड नंबर है, तो इसका एक फैक्टर 17 माइनस 15 जरूर होगा। यानी इसका एक फैक्टर क्या है 2, यानी ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा होगा। ये वाला नंबर, अरे ये वाला जो नंबर है 17 की 3 माइनस 15 की 3, ये 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसका फैक्टर क्या हो जाएगा a की n माइनस बी की n ओड नंबर है, तो इसका एक फैक्टर 17 माइनस 15 होगा 2। अगर 2 इसका एक फैक्टर है तो ये 2 से डिवाइड होगा। अब इसकी तरफ देखिए आप, 18 की 3 माइनस 16 की 3, a की n माइनस बी की n बिलोंग्स टू ओड, तो इसका एक फैक्टर होगा 18 माइनस 16। 18 माइनस 16 एक फैक्टर होगा, तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब मेरे बच्चों अगर ये भी 2 से डिवाइड है और ये भी 2 से डिवाइड है, तो इनका जो सम है वो भी तो 2 से डिवाइड होगा। तो यही पूछा है कि ये
पूर्णतः किससे विभाजित होगा, कौन सी संख्या ऐसी है जो इसे पूर्णतः विभाजित करेगी। तो ऐसा नंबर जो इन्हें डिवाइड करेगा वो होगा इनका क्या, एक फैक्टर, और ये नंबर भी 2 से डिवाइड है और ये भी 2 से डिवाइड है, तो इनका सम भी तो 2 से डिवाइड होगा। बताओ बच्चों हाँ या ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। भाई एक बात बताओ, अगर पहला नंबर भी 2 से जा रहा है, दूसरा नंबर भी 2 से जा रहा है, चाहे आप देख लीजिए यहाँ 2 यहाँ 4, तो इनका जो सम है 6 वो भी तो 2 से डिवाइड होगा। बताओ यस और नो। वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ यूज किया है, तो बेसिक सा सवाल है, आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करेंगे। सवाल नंबर 16 कह रहा है n 732 को विभाजित करती है और शेषफल 12 देती है, n के कितने मान संभव है। बेहतरीन सवाल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या n है जो 732 को डिवाइड जब करेगी तो जो रिमाइंडर बचेगा वो 12 बचेगा। बताओ। तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर कोई नंबर 732 को डिवाइड करके 12 रिमाइंडर दे रखा है, तो मैं बताओ, आप एक बात बताओ, अगर मैं 732 में से 12 को घटा दूंगा, अगर मैं 732 में से 12 घटा दूंगा तो वो n से पूरा पूरा डिवाइड होगा, यानी 720 जो है। भाई एक बात बताओ, अगर मैं ये कह दूं कि कोई नंबर है 5, 5 को किससे डिवाइड करूं रिमाइंडर 2 मिल जाए, तो आप कहोगे अगर मैं 5 में से 2 हटा दूंगा तो क्या आएगा 3। अगर मैं कह दूंगा 5 में से 2 हटा दूं, अगर रिमाइंडर 2 है तो रिमाइंडर 2 का मतलब तो यही है ना कि अगर मैं इसमें इससे 5 में से 2 को हटा दूं तो ये पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो किससे डिवाइड होगा, 3 से। अगर 3 से डिवाइड होगा तो 1 से भी होगा, क्योंकि 1 क्या है इसका, 3 का फैक्टर है। चलिए दोबारा से समझाता हूं, बिल्कुल बेसिक्स से समझाते हैं। मान लीजिए मेरे बच्चों कोई नंबर है 15, वो कह रहा है कि 15 को अगर मैं किसी नंबर से डिवाइड करूं, अगर मैं 15 को किसी नंबर से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 मिलता है। रिमाइंडर क्या मिलता है, 1। अगर मैं 15 को किसी नंबर से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 मिलता है। तो बताओ ऐसी कौन कौन सी संख्या हो सकती है जिनसे 15 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो आप कहोगे सर 15 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिल रहा है, तो अगर इस 15 में से 1 घटा दूं तो ये 14 को पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। तो 14 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 14 के फैक्टर, 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 7 भी डिवाइड करेगा और 14 भी डिवाइड करेगा। देख लो आप, 15 को 1 से डिवाइड करोगे आप। अब यहां देखो, अगर 15 को 1 के अलावा तो होगा ही, क्योंकि देखिए मेरी बात सुनिए, 1 से तो सारी नंबर डिवाइड होते ही होते हैं। भाई 1 से तो आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर 0 ही बचेगा। तो 1 की तो बात हो ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि 1 से तो सब नंबरों को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 ही बचेगा रिमाइंडर। तो अब इस 14 के फैक्टर लिख लीजिए 1 को छोड़कर, 1 को छोड़कर। क्यों, क्योंकि 1 तो क्या देगा, रिमाइंडर 0। तो आप जैसे 2 लेंगे तो 2 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। अगला फैक्टर लेंगे 7, तो 7 से 15 को डिवाइड करोगे आप तो 7 दूनी 14, कितना बचेगा, रिमाइंडर 1। और 14 से डिवाइड करोगे 15 को तो 14 बन जा 14, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। इसका मतलब अगर मुझे ऐसा नंबर ढूंढना था जो 15 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 दे रहा था, तो मैंने कहा कि इस 15 में से 1 घटा दो, कितना बचा, 14। तो 14 और 14 के सभी फैक्टर, 14 और 14 के सभी फैक्टर ऐसे होंगे 1 को छोड़कर। क्यों, क्योंकि 1 तो रिमाइंडर 0 देगा। तो 14 और 14 के सभी फैक्टर ऐसे होंगे जो 15 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 छोड़ेंगे। बताओ यस और नो। इसी कॉन्सेप्ट को यहां यूज करना है, इसी कॉन्सेप्ट को यहां यूज करना है। क्या है, देखिए कह रहा 732 को डिवाइड करने पर एक नंबर से रिमाइंडर बचता है 12। तो अगर मैं इस 732 में से 12 घटा दूंगा तो मेरा आंसर आएगा 720। तो मुझे ये बताओ, ये 720 और 720 के सभी फैक्टर, 720 और 720 के सभी फैक्टर्स 1 को छोड़कर, 720 और 720 के सभी फैक्टर्स क्या करेंगे, 720 और 720 के सभी फैक्टर जो होंगे वो अगर मैं डिवाइड करूंगा इन सभी नंबर से, 720 और 720 के सभी फैक्टर्स ऐसे होंगे, ऐसे होंगे जो 732 को
डिवाइड करने पर 12 रिमाइंडर छोड़ेंगे, 12 रिमाइंडर छोड़ेंगे। लेकिन इसमें एक शर्त है। क्या है शर्त? कि मेरे भाई शर्त इसमें यह होगी कि अगर मुझे रिमाइंडर 12 छोड़ना है, अगर मुझे रिमाइंडर क्या छोड़ना है 12, तो मुझे 12 से छोटे सभी फैक्टर को हटाना पड़ेगा नहीं। क्योंकि अगर आप 12 से छोटा कोई भी फैक्टर ले लोगे इसका, जैसे मान लीजिए 720 का एक फैक्टर है, सपोज करो 4, तो आप जब इस 4 से डिवाइड करोगे इस 732 को, तो रिमाइंडर 12 थोड़ी बचेगा। ये 12 तो इस 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। बताओ यस और नो। लेकिन मुझे रिमाइंडर 12 छोड़ना है, तो जो रिमाइंडर छोड़ना है, जो शर्त क्या है, जो रिमाइंडर छोड़ना है, जो रिमाइंडर छोड़ना है उससे छोटे सभी फैक्टर्स, उससे छोटे या बराबर, उससे छोटे या बराबर सभी फैक्टर्स हटाने होंगे। उससे छोटे सभी फैक्टर्स, उसके बराबर या उससे छोटे सभी फैक्टर्स हटाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 12 से छोटा कोई फैक्टर होगा तो वो तो हो सकता है 12 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। जैसे मैं 4 से देखता हूं कि भाई इसका एक फैक्टर 4 भी है, लेकिन अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 बन जा 4, कितना बचा 3, 4 अट्ठे 32, कितना बचा 1, 4 तिया 12, तो यहां तो रिमाइंडर 0 बच गया। क्यों बचा रिमाइंडर? क्योंकि वो 12 से छोटा है। तो 12 से जो छोटा है वो हर बार रिमाइंडर 12 कैसे दे सकता है? अगर 12 से छोटी किसी भी संख्या को 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 12 थोड़ी आएगा, 12 से कम आएगा। तो बात समझिए आप मेरी। तो जो रिमाइंडर 12 या 12 से छोटे हैं उन्हें हटाना पड़ेगा। तो आप ये बताओ पहले 720 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? 720 के कितने फैक्टर होंगे? इसे कैनोनिकल फॉर्म में तोड़ लो। 8 नम 72, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, तो 8 नम 72 गुणा 2 गुणा 5, तो ये हो गया 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अभी मैंने पिछले सवाल में बताया था इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? 5, इसमें एक जोड़ूंगा, इसमें एक जोड़ूंगा, 3 गुणा 1, भाई ये कितना है 720 बचा। 720 का 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 नम 72, 72 दाई, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे, यहां फैक्टर हो जाएगा 5, यहां 3 और यहां 1 है पावर, तो यहां 2, 5 या 15 दूनी 30, यानी 720 के कुल फैक्टर तो होंगे कितने 30। लेकिन ऐसे फैक्टर जो रिमाइंडर 12 छोड़ेंगे, तो 12 और 12 से छोटे जो फैक्टर है उन्हें हटाना पड़ेगा। तो टोटल फैक्टर तो है 30, लेकिन ऐसे कितने फैक्टर हैं 720 के जो 12 या 12 से छोटे हैं? कौन कौन सा है? 1, 2, 3, इसको देखो भैया, 1, 2, 3, 4 भी है, 4, फिर उसके बाद 6, 6 के बाद आपका 8 नहीं है, 9 नहीं है, भाई 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, और उसके बाद कौन सा है 12 है। सही है भाई। भाई मुझे रिमाइंडर कितना छोड़ना है? रिमाइंडर 12 देंगे तो 720 के ऐसे कितने फैक्टर होंगे? भाई 1 भी होगा, 2 भी होगा, 720 के, अच्छा 720 के फैक्टर देखने हैं यार 12 से छोटे, तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी तो है 720 का फैक्टर। अरे 720 का फैक्टर 5 भी तो है, वो भी 12 से छोटा है। 720 का एक फैक्टर 6, 6 भी 720 का फैक्टर है, 12 से छोटा है। 7 नहीं होगा, 8 होगा, बिल्कुल होगा 8। 9, 9 भी है 720 का फैक्टर, 12 से छोटा है। 10 भी है और 12 भी है, तो कितने फैक्टर हो गए? 12 के 720 के ऐसे फैक्टर जो 12 और 12 से छोटे हैं, तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 फैक्टर ऐसे हैं 720 के जो 12 और 12 से छोटे हैं, तो उन्हें हटा दूंगा, तो 30 टोटल थे। 10 फैक्टर ऐसे हो गए जो 12 या 12 से छोटे हैं, तो कितने फैक्टर बचे? 20, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई, ये बहुत ही अल्टीमेट सवाल है। हर बच्चे को यह बात समझ में नहीं आएगी, दोबारा समझाता हूं। देखिए
दोबारा समझाता हूं इस सवाल को। उसने कहा था कि 732 को कौन सी, अगर किसी नंबर n से 732 को डिवाइड करता हूं, अगर किसी नंबर को 732 को n से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 12 चाहिए। तो मैंने कहा अगर इसमें से 12 घटा दूंगा तो n से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो जैसे ही 732 में से मैंने 12 घटाया तो कितना आ गया, 720। यानी ये नंबर 720 जो है, या 720 के सभी फैक्टर से पूरा पूरा डिवाइड होगा। 720 या 720 के फैक्टरों से डिवाइड करने के बाद कितना रिमाइंडर दे रहा है, 12। तो मैंने देखा 720 के टोटल फैक्टर कितने हैं, 30। लेकिन एक बात बताओ, जब रिमाइंडर 12 है, जब रिमाइंडर 12 है तो 720 के बहुत सारे फैक्टर तो ऐसे होंगे ना जो 12 से भी छोटे होंगे, और 12 से छोटी किसी संख्या से अगर आप 12 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 12 थोड़ी मिल सकता है। यानी मुझे ऐसे नंबरों को हटाना पड़ेगा जो 720 के फैक्टर हैं और 12 से छोटे हैं। तो 720 के ऐसे फैक्टर जो 12 से छोटे हैं उन्हें मैं हटा दूंगा। ऐसे कितने फैक्टर हैं, 10। तो 30 नंबर ऐसे थे टोटल जो 720 के फैक्टर हैं, उनमें से 10 नंबर ऐसे हैं जो 12 और 12 से छोटे हैं, तो 10 हटा दूंगा तो 30 में से 10 गया, तो टोटल नंबर कितने आ गए, 20 आ गए। बहुत ही अच्छा सवाल है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17। देखिए बेसिक सा सवाल है ये तो। अगर 2 की पावर 256 है, अगर मैं उसको 17 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए 2 की पावर में कोई ऐसा नंबर आता है जो 17 के आसपास है तो 16, 2 की पावर 4। इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4, 4 छंग 24, 4 चौक 16। तो 2 की पावर 4 की पावर 64 अपॉन में 17। 2 की पावर 4 है 16, तो 16 की पावर 64 अपॉन 17। ये 16 है, ये 17 है, तो इसके मल्टीपल से एक कम है, तो -1 की पावर 16, 64 अपॉन 17 का रिमाइंडर निकालना है। -1 की पावर इवन होता है तो आंसर होता है +1। तो मेरा जो रिमाइंडर होगा +1 होगा, क्योंकि जब +1 को 17 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर +1 आएगा। क्यों? क्योंकि जब छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर हमेशा छोटी संख्या आता है। तो करेक्ट आंसर है 1। बिल्कुल बेसिक सवाल है, बिल्कुल बेसिक सवाल है। सवाल नंबर 18 कह रहा 8 की पावर 6 + 1 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा। तो मुझे पता है a + b अपॉन c का रिमाइंडर क्या होगा, 8 की पावर 6 अपॉन 7 का रिमाइंडर प्लस 1 अपॉन 7 का रिमाइंडर। ये इसके मल्टीपल से एक फालतू है तो 1 की पावर 6, यानी यहां रिमाइंडर हो जाएगा 1। जब छोटे नंबर को बड़े नंबर से भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा छोटा नंबर होता है, तो यहां आएगा 1। तो 1 + 1 कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 2। भाई यहां भी 1 और यहां भी 1, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। करेक्ट आंसर डी होगा। सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 कह रहा 6p5157q, अगर ये 88 से डिवाइड है तो p और q एक अंक वाली संख्याएं हैं, तो p इंटू q निकालिए। देखिए सबसे पहले 88 की बात करूंगा। 88 है 8 इंटू 11, तो 8 और 11 से डिविजिबिलिटी लगाएंगे। 8 से डिविजिबल वो होता है जिसमें लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होते हैं। सबसे पहले रेंज देखूंगा, रेंज है 500 वाली। 500 वाली रेंज में 512 एक ऐसा नंबर है जो 8 से डिवाइड होगा, लेकिन मुझे तो 570 चाहिए, यानी लगभग 60 और जोड़ना है। तो 8 का ऐसा मल्टीपल जो 60 के आसपास हो, 64। तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 5, यानी 576 एक ऐसा नंबर होगा जो 8 से डिविजिबल होगा। तो इस Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। अब Q की वैल्यू आ गई 6, तो मुझे क्या करना है, 11 से डिविजिबिलिटी लगाकर P की वैल्यू और निकालनी है। 6p51576। 11 से डिविजिबिलिटी में क्या करते हैं, 2 के पेयर बनाते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। 6 में से 7 जाएगा -1, 5 में से 1 गया 4, 5 में से p गया 5 - p, 6 में से 0 गया 6। 6 और 5 11, 11 4 15, 15 में से 1 गया 14, 14 - p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0, 11 या 11 का कोई मल्टीपल। तो ये p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ 14 - p को अगर 0 लूंगा तो ये p आ जाएगा 14। और मैंने बता रखा है अगर ये वैल्यू 11 से ज्यादा है तो इसमें से 11 से घटा दो तो डिजिट निकल जाएगी। अगर ये मान लो वैल्यू 22 से ज्यादा होती तो 11 का मल्टीपल 22 घटा देता। अगर ये वैल्यू निगेटिव होती तो 11 ऐड कर देता। कितना आया, p की वैल्यू आ गई 3, यानी p की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो p की वैल्यू 3 है मेरे भाई, q की वैल्यू 6 है, तो 6 × 3, करेक्ट आंसर विल बी 18। सही आंसर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट सवाल है आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20।
कह रहा है 611 611 611 611, ये नंबर क्या है, कह रहा है किससे डिवाइड होगा। देखिए भाई, केवल 11 से, न तो 6 से, न ही 11 से, केवल 6 से। देखिए, और कह रहा है 6 और 11 दोनों से। ये नंबर कभी भी 6 से डिविजिबल नहीं हो सकता, क्योंकि 6 का मतलब है 2 इंटू 3। तो अगर ये नंबर 6 से डिवाइड होगा तो 2 से भी होगा, और 2 से वो नंबर डिवाइड होता है जो इवन है, और ये नंबर ओड है क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 1। तो जहां भी कह रहा है 6 से, इसे हटा दो। अब मुझे 11 से और देखना है, 6 और 11 दोनों से हो गया, केवल 6 से ये भी खत्म, क्योंकि 6 से तो है ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी और डी खत्म। अब मुझे 11 से और देखना है, केवल अगर 11 से हुआ तो केवल 11 से हो जाएगा, और 11 से भी नहीं हुआ तो ना तो 6 से ना 11 से। तो 11 से देखता हूं, 611 611 611 611। देखिए, ये मुझे पता है 11 से 100% हो रहा है। क्यों? दो दो के जब पेयर बनाओगे आप, तो मुझे एक बात बताओ, जब आप यहां पेयर बनाओगे तो यहां आएगा डिफरेंस 0, यहां कितना आएगा 5, और यहां कितना आ जाएगा -5। सेम यही तो रिपीट हुआ है यहां, इसका सम कितना आ रहा है 0, चाहे देख लो आप, 0 5 या -5। जब सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा 0। तो अगर सम ऐड करने के बाद 0 और 11 का मल्टीपल आता है तो वो 11 से डिवाइड होता है, अदरवाइज नहीं, क्योंकि सम 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 11 से तो है। तो 11 से है केवल, न तो 6 से न ही 11 से। नहीं, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि 11 से है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। मेरे बच्चों, 2-3 सवाल इसमें बहुत शानदार थे आज की क्लास में, इनको आपको ध्यान से करना है। जो अगर कोई डाउट रहे तो मेरे से पूछ लेना। मैं आपको एक बार दोबारा से बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों? क्योंकि बच्चा ये नहीं समझ पाता कि सर इसमें 12 से छोटे फैक्टरों को क्यों घटाया है, 12 से छोटे फैक्टर इसमें क्यों हटाए हैं, इस बात को बच्चा नहीं समझ पाता। क्योंकि मुझे पता है एक नंबर n से 732 को डिवाइड करने पे 12 रिमाइंडर आ रहा है, यानी अगर इसमें से मैं 12 हटा दूं तो ये 720 से डिवाइड होगा, 720 से डिवाइड होगा तो 720 के सभी फैक्टर से भी डिवाइड होगा। तो 720 के सभी फैक्टर कितने हैं, 30। लेकिन मेरे बच्चों एक बात बताओ, क्योंकि वो तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, रिमाइंडर 12। तो रिमाइंडर 12 चाहिए, तो अगर मैं 12 से छोटे किसी नंबर से डिवाइड करूंगा 12 को, तो वो रिमाइंडर 12 थोड़ी देगा। तो मैंने क्या किया, ऐसे फैक्टर 720 के ऐसे फैक्टर जो 12 से छोटे थे उन्हें हटा दिया। टोटल 720 के कितने फैक्टर हैं, 30। 12 से छोटे कितने हैं, 10। इन्हें हटा दिया तो कितना आ गया, 20 आ गया। चलिए, एक सवाल इसमें ये अच्छा था, ये बहुत अच्छा सवाल था कि 18 से डिविजिबल है लेकिन 36 से नहीं, नंबर ऑफ फैक्टर्स का ये सवाल भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत अच्छा है। बस ये 2-3 सवाल आज की क्लास में बहुत अच्छे थे। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे एक बार बता देना, मैं उस चीज को अलग से डिस्कस कर लूंगा।